अब हम चैप्टर 18 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। चैप्टर 18 के अंदर आपका दो सेक्शन है, एक है प्राइस राइज और एक है कंज्यूमर अवेयरनेस। प्राइस राइज वाला सेक्शन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे तब सारे क्वेश्चन के आंसर हमको समझ में आएगा। इस चैप्टर से बोर्ड आपको 3 मार्क्स के सवाल पूछती है। सवाल करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद आपको सारे आंसर ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे। अब प्राइस राइज क्या होता है या प्राइस राइज का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको बना के दे रहा हूं कि सपोज करो कि अगर कंट्री के अंदर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है, सप्लाई ऑफ मनी आपको हार्ड पड़ेगा, इसीलिए इजी सी भाषा में लिखता हूं कि किसी भी इंसान या सारे इंसान की इनकम और सैलरी देश के अंदर बढ़ गई है, इसी को आप समझो कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गई है। क्लियर है इतना कि हमारे देश के अंदर हर इंसान की इनकम और सैलरी बढ़ गई है, इसी कॉन्सेप्ट को समझो कि सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गई है। जब किसी भी इंसान की इनकम बढ़ेगी तो वो प्रोडक्ट्स और सर्विस की डिमांड करेगा। क्या करेगा? करेगा। जब डिमांड करेगा तो आपको प्रोडक्ट की सप्लाई भी करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे जो है वो सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, मतलब कि सप्लाई नहीं बढ़ रहा है। तो उससे एक चीज बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी? प्राइस बढ़ जाएगी। अब आप बोल रहे होंगे कि अमित भैया आपने ये सब क्या लिखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है। अब आप एक शूज की डिमांड करते थे और मार्केट के अंदर टोटल 5,000 शूज की सप्लाई थी, तो प्राइस कितना होगा निकाल लेते हैं हम। 1 लाख डिवाइडेड बाई कितना? 5,000। 3030 कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 20 रुपए। जब आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपए, शूज की डिमांड थी एक शूज और टोटल शूज की सप्लाई थी 5,000, तो हमको एक शूज पड़ रहा था 20 रुपए का। सपोज करो आपकी सैलरी हो गई 5 लाख रुपए। कितनी हो गई? 5 लाख रुपए। अब आप बोल रहे हो कि मेरी इतनी ज्यादा सैलरी बढ़ गई है, मेरे को 30 शूज चाहिए, मतलब हर रोज एक एक शूज पहन के जाऊंगा। अब मेरी सैलरी बढ़ गई है, बट यहाँ पे ट्विस्ट आया कि आज भी मार्केट के अंदर टोटल 5,000 शूज की ही सप्लाई है। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 लाख डिवाइडेड बाई 5,000, 30 काट दो, बचा यहाँ 500, ये हो गया 100। यानी अब मार्केट के अंदर एक शूज के लिए आपको 100 रुपए देना पड़ेगा। आपकी इनकम यानी सप्लाई ऑफ मनी अगर इंक्रीज होगी तो आप प्रोडक्ट्स की डिमांड करोगे, प्रोडक्ट की डिमांड करोगे, बट जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगी, तो क्या बढ़ता है? प्राइस बढ़ता है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके चैप्टर के अंदर प्राइस राइज चलेगा। अगर आप ये समझ जाओगे तो पूरा आंसर आपको समझ में आएगा। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि जब तक ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखना। अब हम देखते हैं कि बोर्ड आपसे किस तरीके के सवाल पूछेगी। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट प्राइस राइज इज बेनिफिशियल एज वेल एज हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्राइस राइज अच्छा भी है और बुरा भी है। अब अच्छा कैसे है, बुरा कैसे है, उसका जवाब देना है। तो प्राइस राइज अलोंग विथ स्टेबिलिटी इज बेनिफिशियल फॉर इकोनॉमी। अगर स्टेबिलिटी के साथ प्राइस राइज इंक्रीज होगी तो वो अच्छा है इकोनॉमी के लिए। एन इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रॉफिट। अगर प्राइस बढ़ेगा तो एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेसमैन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा लोगों को काम देगा, लोगों की सैलरी बढ़ा देगा, लोगों को अच्छा कंडीशन देगा काम करने के लिए, जिससे इंसान की खरीदने की औकात बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नंबर्स में समझाता हूँ। सपोज प्राइस राइज हुआ तो एक बिजनेसमैन का प्रॉफिट बना, प्रॉफिट बनेगा तो बिजनेसमैन ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, यानी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब ज्यादा प्रोडक्शन बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो सैलरी बढ़ेगा, जब सैलरी बढ़ेगी तो लोगों की खरीदने की औकात भी बढ़ जाएगी। तो खरीदने की औकात को बोला जाता है परचेसिंग पावर। एक बिजनेसमैन को फायदा हुआ, उसने ज्यादा प्रोडक्ट बनाया, एम्प्लॉयमेंट मिली, जिससे सैलरी बढ़ी, जिससे आपकी परचेसिंग पावर यानी खरीदने की औकात बढ़ गई। इसके साथ साथ बिजनेसमैन एक एम्प्लॉय को अच्छा कंडीशन भी देगा काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई? प्राइस राइज की वजह से हुई। बट ये प्राइस राइज स्टेबिलिटी के साथ हो रहा था, तब ये सब चीजें हमारे फेवर में आएंगी। अब रुकावट कैसे बनती है प्राइस राइज, उसको देखते हैं।
एंड अनकंट्रोल्ड प्राइस राइज इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। जो प्राइस राइज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, जो अनकंट्रोल्ड प्राइस राइज है, उसके लिए एक वर्ड है यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन। याद रखना क्या वर्ड है? हाइपर इन्फ्लेशन। यही इन्फ्लेशन हिंड्रेंस बनती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब अगर आगे पढ़ेंगे तो हाइपर इन्फ्लेशन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी, हाइपर इन्फ्लेशन डिक्रीज द परचेसिंग पावर, मिडिल क्लास एंड पुअर पीपल सफर फ्रॉम द हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन रिड्यूस द सेविंग ऑफ पीपल। अब आपको ये सब, अब आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, फिर समझ में आएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उससे तीनों कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा कि वैल्यू ऑफ मनी वाला, परचेसिंग पावर वाला और सेविंग वाला। सपोज करो 2020 के अंदर आपके पास 1 लाख रुपए था और उस 1 लाख रुपए से आप 10 प्रोडक्ट खरीद के लाते थे। कितने प्रोडक्ट खरीद के लाते थे? 10 प्रोडक्ट। अब 2023 के अंदर आपके पास 1 लाख रुपए है, बट अब आप 8 प्रोडक्ट को ही खरीद सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? प्राइस राइज की वजह से। तो प्राइस राइज की वजह से आप सेम पैसे में अगर कम प्रोडक्ट खरीद के लाओगे, इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी नीचे गिर गई। इसी तरीके से हम वैल्यू ऑफ मनी को काउंट करते हैं। अब सेम सपोज 2020 के अंदर आपने 1 लाख रुपए सेव करके रखा था, सोचा था कि मैं 10 प्रोडक्ट खरीदूंगा और मेरी बेटी की शादी करूंगा। जब 2023 आया तो आपका 1 लाख रुपए जो था, उससे आप सिर्फ अब 8 ही प्रोडक्ट खरीद के अपनी बेटी की शादी कर सकते हो। तो ये हो गया कि सेविंग कम हो गई आपकी। अब आ जाता है परचेसिंग पावर। मतलब 10 प्रोडक्ट खरीद के लाते थे आप 1 लाख रुपए में, अब 8 प्रोडक्ट खरीद के ला रहे हो 1 लाख रुपए में, यानी आपकी खरीदने की औकात भी नीचे गिर गई। एग्जाम्पल दूं, अगर आज के टाइम पे 2023 में आपको 10 प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं मान लेता हूं कि आपको 1,20,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, मतलब आपकी परचेसिंग पावर नीचे गिर गई। आपकी परचेसिंग पावर नीचे गिर गई। ये हुआ क्यों? क्योंकि अब ज्यादा पैसे लगेंगे सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका वो तीनों का। अब यहाँ पे अगर हम आंसर पे वापस आते हैं, तो अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ है कि अगर प्राइस राइज बढ़ेगी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी पैसे की, परचेसिंग पावर और सेविंग खत्म हो जाएगी। ये आपको अब समझ में आ रहा होगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है मिडिल क्लास पीपल को और पुअर पीपल को। अब यहाँ पे ये जो एंटरप्रेन्योर वाली लाइन है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आपने एक शूज लिया था जिसकी कीमत थी 1,000 रुपए, अब वो फट गया। फिर आप 2 साल बाद वो शूज लेने गए और उसकी कीमत हो गई 2,000 रुपए। अब आप क्या करोगे कि ये जो शूज है ना, काफी महंगा हो गया है, आप अपने पुराने शूज को सिलवा के पहन लोगे। तो इसमें हुआ क्या कि आपने ना प्राइस राइज की वजह से उस शूज को परचेस नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि एक प्रोड्यूसर्स है उसको घाटा होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, लोग ले ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके औकात के बाहर हो गई, वो महंगाई से इतना महंगा हो गया कि कोई उसको ले ही नहीं रहा है। तो प्रोड्यूसर्स वो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं, तो उनको लॉस होगा। बिजनेसमैन जो होते हैं वो लग्जरी प्रोडक्ट्स बनाने लगते हैं। अब लग्जरी प्रोडक्ट्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर प्राइस राइज का कोई लेना देना नहीं है। सपोज करो आप लैम्बोर्गिनी लेने गए हो और आपको शोरूम वाला बोलता है कि अब लैम्बोर्गिनी की कीमत 50 लाख से बढ़ गई। तो आप बोलोगे मैं लैम्बोर्गिनी लेने आया हूं, मुझे 50 लाख से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी भी दे दो। क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट मतलब जितना दाम उतना आपका रुतबा, वहां पे प्राइस राइज का कोई असर नहीं होता है। तो बिजनेसमैन लग्जरी प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, क्योंकि अगर वो असेंशियल गुड्स वाले प्रोडक्ट बनाएंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं प्राइस राइज की वजह से, तो उनको घाटा होगा। असेंशियल गुड्स आर स्केयर इन द कंट्री। जब आप असेंशियल गुड्स नहीं बनाओगे तो उसकी कमी आने लगेगी देश के अंदर। द इकोनॉमिक लूजेस इट्स मोमेंटम ड्यू टू द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मोमेंटम टूटता है। तो प्राइस राइज इतनी गंदी चीजें हैं इकोनॉमी के लिए। और यहाँ पे आपका आंसर हो गया पूरा। यहाँ पे एक सवाल है कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी अंडरटेकन बाय कंज्यूमर व्हाइल परचेसिंग। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय एक कस्टमर को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो कंज्यूमर डू नॉट बाई ब्लाइंडली। अंधाधुन होके बिना सोचे समझे अपने को कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। क्वालिटी के ऊपर हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बी अवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। माउंटेन ड्यू पी के कोई भी माउंटेन पे नहीं चढ़ सकता। डोंट फॉरगेट टू टेक रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब बिल लेना आपको नहीं भूलना होगा। अवॉइड अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट वाले सामान। हम लोगों को मिलावट वाले सामान से दूर रहना चाहिए।
अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी इलीगल तरीके की अगर एक्टिविटी हो रहा है तो हम कंज्यूमर को उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ओनली ऑफ आईएसआई एंड एगमार्क प्रोडक्ट, गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कोई जो मार्क होता है, जैसे यहाँ पे ये आईएसआई मार्क है, यहाँ पे एग मार्क है, ये दे देती है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तभी गवर्नमेंट उनको ये सब मार्क देती है। तो अगर ये मार्क वाले प्रोडक्ट आप खरीदोगे तो आपके साथ चीटिंग नहीं हो रहा होगा। कलेक्ट अ गारंटी कार्ड, हमको गारंटी कार्ड कलेक्ट करना चाहिए। फाइल कंज्यूमर कंप्लेन्स अगेंस्ट डिफॉल्ट इन गुड्स, अगर कोई भी खराबी है गुड्स के अंदर तो एक कंज्यूमर को कंप्लेन करना चाहिए। टू अपडेट अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्कीम, जो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्कीम आता है उसके बारे में हमको अपडेट रहना चाहिए। वैसे आप हो या मैं हूं, कोई भी अपडेट रहता नहीं है। काफी इजी सा आंसर था, इसीलिए मैंने स्पीड में इसको करवा दिया और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक और सवाल है, डिस्कस द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्राइस राइज, प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लेती है वो आपको बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फिस्कल पॉलिसी, इसको समझ लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी इज एन एस्टिमेट ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट इम्पैक्ट द इकोनॉमी। इसको इजी भाषा में समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है और उसी पैसे को हमारी भलाई के लिए खर्चा करती है। इसी पूरे प्रोसेस को या इसी पूरी पॉलिसी को बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। अब गवर्नमेंट क्या क्या करती है वो देख लेते हैं। द गवर्नमेंट रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है पहले उसको समझो। गवर्नमेंट रोड बनाने में पैसा खर्चा करती है, हॉस्पिटल बनाने में, स्कूल बनाने में, ब्रिज बनाने में, ये सारी चीजों के अंदर गवर्नमेंट खर्चा करती है, उसी को हम बोलेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर को रोक देगी। अब आप बोल रहे होगे कि भैया ये क्या हुआ, अब गवर्नमेंट रोड नहीं बनाएगी, हॉस्पिटल नहीं बनाएगी तो देश कैसे चलेगा। देखो सब बनाना है बट सबको स्टेबिलिटी के साथ बनाना है। सपोज करो 2020 के अंदर गवर्नमेंट रोड के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करती थी, बट सडन से गवर्नमेंट ने 2021 में 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर दिया रोड बनाने में। अब आप देख लो कितना डिफरेंस है। अगर गवर्नमेंट इस तरीके से काम करेगी तो इकोनॉमी के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। अब आपको पता है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी तो लोग डिमांड करेंगे बट उसके अगेंस्ट में गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई नहीं बढ़ेगी जिससे प्राइस राइज होगी। इसीलिए गवर्नमेंट को जो भी एक्सपेंडिचर करना है पब्लिक के ऊपर वो लिमिट में एक स्टेबिलिटी में करे। अगर इस फॉर्म में करेगी तो प्राइस राइज जनरेट हो जाएगा। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट एक साथ डेवलपमेंट नहीं कर सकती है क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी देश के अंदर। पोस्टपोन प्लान इन्वॉल्विंग हैवी एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े पैसे वाले प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट पोस्टपोन कर देगी अगर प्राइस राइज वाली सिचुएशन है तो। रेस्ट्रिक्शन ऑन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो अभी जरूरत नहीं है ऐसे खर्चे को गवर्नमेंट रोक देगी क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा खर्चा करेगी तो और पैसा आ जाएगा इकोनॉमी के अंदर। द गवर्नमेंट इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ा देगी। सपोज करो एक इंसान 1 लाख रुपए कमाता था, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 30,000 रुपए टैक्स ले लिया तो 70,000 रुपए अब उसके पास बचा, यानी उसके पास से पैसा छीन लो तो वो खर्चा नहीं करेगा, खर्चा नहीं करेगा तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, अगर सप्लाई मेंटेन नहीं करना है तो प्राइस राइज ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आएगी। द गवर्नमेंट इम्पोज न्यू टैक्सेस, गवर्नमेंट न्यू तरीके की टैक्सेस लेके आएगी। द गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट, मार्केट के अंदर जो पैसा घूम रहा होगा गवर्नमेंट उसको लोन के तरीके से अपने पास लेके आ जाएगी। गवर्नमेंट ये सब कर क्यों रही है, गवर्नमेंट इसीलिए कर रही है क्योंकि इंसान की परचेसिंग पावर कम हो जाए, हमारी आपकी खरीदने की औकात कम हो जाए। हमारी और आपकी खरीदने की औकात कम होने से प्राइस कैसे कंट्रोल हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस बन जाएगा कि आप एक लिमिट में डिमांड कर रहे हो और उतनी सप्लाई है तो प्राइस कंट्रोल में रहेगी। गवर्नमेंट बेसिकली करना क्या चाहती है, तो गवर्नमेंट हमारे हाथों से एक्स्ट्रा पैसा खींच लेना चाहती है। अब गवर्नमेंट उसको लोन के तरीके पे वापस ले लेगी, गवर्नमेंट टैक्स लगा के वापस ले लेगी, हमारे पास से एक्स्ट्रा पैसा चला जाएगा तो हम फालतू की चीजें खरीदेंगे नहीं, जिसकी वजह से डिमांड नहीं क्रिएट होगी, जिसकी वजह से सप्लाई के ऊपर असर नहीं आएगा और प्राइस मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पे एक सवाल है, डिस्कस हाउ एंड व्हाई अ कंज्यूमर इज एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लेन इन व्हाट वे आर कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट, किन किन तरीकों से कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है वो हमको जानना है। तो द कंज्यूमर इज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, एक कंज्यूमर खुद जिम्मेदार होता है कि उसके साथ चीटिंग हो रही है। अब कैसे,
मोस्ट कंज्यूमर इग्नोर द करंट मार्केट कंडीशन। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे मम्मी पापा है, किसी को पड़ी नहीं है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, बट इसकी वजह से चीटिंग होती है हमारे साथ। कंज्यूमर आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो हमको पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स क्या हैं। कंज्यूमर आर अफेयर टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अत्याचार के खिलाफ लड़ने से हम लोग डरते हैं। इन सारी चीजों की वजह से हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन। द कंज्यूमर हैव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड देयर क्वालिटी एंड यूटिलिटी। एक कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं पता है, उसको कैसे यूज करना है इसके बारे में नहीं पता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसके साथ चीटिंग होगी। कंज्यूमर आर नॉट अवेयर ऑफ द गारंटी एंड वारंटी। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम लोग एडिट करने के लिए एक पीसी रखे हुए थे, वो पीसी खराब होने लगी, तो हमको अर्जेंट में नया पीसी बनवाना पड़ा। जब नया पीसी बनवा रहे थे तब हमको पता चला कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट की वारंटी 3-3 साल की होती है, और हमारे कंप्यूटर को 3 साल नहीं हुए थे। अब हमने नए कंप्यूटर का बिल पे कर दिया था, लास्ट में बस वो हमको प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि कितनी वारंटी है, कितनी गारंटी है, आप ध्यान रखना। पहले वाले वेंडर ने हमको ये नहीं बताया था, तो हमको लॉस हुआ ना कि हमको नया कंप्यूटर खरीदना पड़ा। अगर लिमिटेड इंफॉर्मेशन है तो इस तरीके से कंज्यूमर के साथ चीटिंग होगी कि उनको पता ही नहीं है कि उसके ऊपर गारंटी और वारंटी कितनी है। अब यहाँ पे एक और लाइन है, लिमिटेड सप्लाई। Artificial scarcity is created by traders. In this situation, traders और producer take advantage by overpricing. समझना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आर्टिफिशियल स्केर्सिटी, जानबूझ के कमी क्रिएट करना है। जो प्याज 20 रुपए का था वो 200 रुपए में कैसे मिल रहा है? उसकी आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट की गई है। समझो कैसे? जो ट्रेडर्स होते हैं वो प्याज की सप्लाई रोक देते हैं। अब जब प्याज की सप्लाई रोक दी जाएगी और प्याज की जरूरत सबको है, उसकी डिमांड तो मार्केट में है ही है, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मार्केट के अंदर से प्याज खत्म हो गया है। तो क्या हुआ? लिमिटेड सप्लाई करके आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्यों क्रिएट की गई? ताकि ओवर प्राइसिंग, 20 रुपए का सामान 200 रुपए में बेचा जा सके। लिमिटेड कंपटीशन, लिमिटेड कंपटीशन के अंदर मोनोपोली। आईफोन जो है वो हम सबको पता है कि ओवर प्राइस है। क्यों? क्योंकि उसका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आईफोन की जगह माई फोन आ जाए, सेम फोन, तो लगभग जो 1 लाख का फोन है अब वो 80,000 में मिल सकता है, क्योंकि उसका कंपटीशन आ गया है। अगर कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर तो कस्टमर के साथ डिफरेंट तरीके से चीटिंग होगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है सेकंड लाइन में कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट द कंज्यूमर इन डिफरेंट वे। अगर कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है मार्केट के अंदर दूसरा, तो कंज्यूमर के साथ चीटिंग होगा अलग अलग तरीके से। अब वो अलग अलग तरीका कौन सा है? डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल सकता है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सकता है, अगर कंपटीशन नहीं है मार्केट के अंदर। इसीलिए मार्केट के अंदर कंपटीशन होना कस्टमर के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनको अच्छा प्रोडक्ट सस्ते दामों में मिल सके। अब यहाँ पे एक सवाल है कि डिस्क्राइब द स्टेप टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज। प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं? तो एक मॉनेटरी मेजर्स लिया जाता है आरबीआई के द्वारा, एक फिस्कल मेजर्स लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कंट्रोल ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म। ये 5 स्टेप आपको याद कर लेने हैं। इसके अंदर से 4 स्टेप तो अलग-अलग क्वेश्चन के अंदर पढ़ाऊँगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो कि मॉनेटरी मेजर्स आरबीआई उठाती है, फिस्कल मेजर्स गवर्नमेंट उठाती है। तो इसके अंदर से ये फिस्कल वाला तो आपने ऊपर पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं मॉनेटरी मेजर्स बाय आरबीआई। पहली लाइन में वही लिखा हुआ है कि मॉनेटरी मेजर्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे यहाँ पे जो चीजें उसको पढ़ते हैं, कमर्शियल बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल गिविंग लोन टू कस्टमर। जो बैंक्स होती है वो अपना इंटरेस्ट बढ़ा देती हैं जब लोन देती हैं। इससे होगा क्या? इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन रिड्यूस द परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। याद रखो, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। सपोज एक इंसान की सैलरी है 10,000 रुपए, तब वो पे करता था 3,000 का लोन। अब उसके पास परचेसिंग पावर बची 7,000 की, यानी खरीदने की औकात उसकी है 7,000 रुपए की। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन ले लो, 10,000 रुपए ही इनकम है, अब उसको 5,000 रुपए लोन पे करना पड़ रहा है, अब उसकी खरीदने की इनकम या खरीदने की औकात हो गई कम। अगर उसके पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगा जिसके अगेंस्ट में सप्लाई नहीं बढ़ सकती इतने जल्दी से, तो प्राइस राइज हो जाएगी। अब पैसा ही कम कर दो तो डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई मेंटेन रहेगी और प्राइस राइज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बैंक इंटरेस्ट बढ़ा देती है, क्यों? क्योंकि इंसान के पास से एक्स्ट्रा पैसा खींच के चला है, जिसकी वजह से वो डिमांड नहीं करेगा और परचेसिंग पावर कंट्रोल में रहेगी और प्राइस कंट्रोल में आ जाएगी। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। पहले ये 5 का लिस्ट बनाओ,
ये लिखो, उसके बाद ये लिखो, ये मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा पूरा। और ज़्यादा मत लिखना वरना बहुत टाइम चला जाएगा। अभी हम जो सवाल पढ़ रहे हैं कि डिस्क्राइब द वेरियस ड्यूटीज ऑफ अ कंज्यूमर, आपने एक प्रिकॉशन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसी के जैसा इसका आंसर है, मतलब वही सेम आंसर इसके अंदर आएगा। आपको अगर पूछ ले डिस्क्राइब द वेरियस ड्यूटी ऑफ अ कंज्यूमर या प्रिकॉशन लेने वाला, सेम आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक सवाल है जिसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पे ब्लैंक लिखा है बट ये होगा ब्लैक मनी, स्मगलिंग एंड होर्डिंग। आप यहाँ पे ब्लैक कर लेना। स्मगलिंग के बारे में जानते हैं, स्मगलिंग इज टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सीक्रेटली अपोजिंग द लॉ एंड स्पेशली विदाउट पेइंग ड्यूटीज इम्पोज बाई लॉ। इसको इजी सी भाषा में अगर समझाऊं तो आप चाइना से कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लेके आए तो आपको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। क्लियर है मैं क्या बोला? आप चाइना से कोई प्रोडक्ट इंडिया के अंदर लेके आ रहे हैं तो गवर्नमेंट को आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसी को बोला जा रहा है ड्यूटीज। अगर आप वो टैक्स और ड्यूटी नहीं पे करते हो फिर भी आप अपने सामान को यहाँ पे बेच रहे हो तो वो स्मगलिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। दूसरा कंडीशन समझ लेते हैं, गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट को बैन करके रखा हुआ है फिर भी आप उसको बेच रहे हो तो भी वो क्राइटेरिया स्मगलिंग के अंदर आता है, तो वही होता है स्मगलिंग। कि smuggling is to import or export secretly opposing the law and especially without paying duties imposed by law. अब hoarding, the concept of purchasing and storing a large amount of product, creating scarcity of that product and artificially increasing the price of the product is known as hoarding. इजीली आपको समझाता हूँ। आपने अभी देखा था कि 20 रुपए का प्याज 200 रुपए में मिल रहा था। वो कैसे होता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट को आप परचेज करके स्टोर कर लो। आपने बहुत ज्यादा प्याज अपने पास परचेज करके स्टोर कर लिया, उससे आप कर क्या रहे हो, आप स्केर्सिटी क्रिएट कर रहे हो उस प्रोडक्ट की, जिससे आप उसका दाम बढ़ा सको। आपने क्या किया, सपोज मैं मान लेता हूं कि आप प्याज बेचने वाले एक बड़े व्यापारी हो, आपने इंडिया का आधा प्याज खरीद लिया और अपने पास स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद आपने ऐसा दिखा दिया कि अब देश के अंदर प्याज नहीं है, तो देश के अंदर स्केर्सिटी क्रिएट हुई प्याज की। क्यों आपने ऐसा किया? क्योंकि आपको 20 रुपए का प्याज 200 रुपए में बेचना था। इसी को बोला जाता है होर्डिंग। Black marketing, the illegal trade take place in secret. This trade take place under the table. This type of economic activity is called black money. इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आपको आईफोन लेना है। जब आईफोन लॉन्च होता है तो आईफोन की बहुत ज्यादा भगदड़ मचती है, आईफोन आउट ऑफ स्टॉक चला जाता है। जब आप आईफोन स्टोर में पहुंचे तो वहां पे आपको बोला कि अब आईफोन नहीं है, बट एक कोने में आदमी खड़ा था, वो बोला ब्रिज के नीचे 7 बजे आ जाना, आपका 1 लाख का फोन मैं आपको 1.5 लाख में दे दूंगा, बट मैं आपको आज ही के आज ही अवेलेबल करवा दूंगा। ऐसी एक्टिविटी को ब्लैक मार्केटिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि द नेसेसिटी टू कंट्रोल प्राइस राइज अराइजन, प्राइस राइज को कंट्रोल करने की नेसेसिटी क्यों आई देश के अंदर? इसका जो आंसर है आपने अभी हिंड्रेंस करके पढ़ा था, उसके आंसर से सेम है, तो आपको सेम वही आंसर लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा सही। अब यहाँ पे एक सवाल है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन कंट्रोलिंग प्राइस राइज। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है उसको हम आराम से समझते हैं। प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो प्राइस रेगुलेशन एंड रेशनिंग है, इसकी जगह पे आप बोल सकते हो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सिस्टम है हमारे देश में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही चल रहा है। अब जानते हैं मेन आंसर। द पर्पज इज टू प्रोवाइड हेल्प टू लो इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मेन पर्पज है लो इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी की मदद करना। टू प्रोवाइड बेसिक कमोडिटी एट रीजनेबल प्राइस टू पुअर पीपल। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है कि बेसिक कमोडिटी जैसे कि फूड, क्लोथ, एजुकेशन, हेल्थ के लिए मेडिसिन, ये सारी चीजें आपकी आ गई बेसिक कमोडिटी, गरीबों तक सस्ते दाम में पहुंचाना है। फॉर दिस पर्पज अ चेन ऑफ फेयर प्राइस शॉप हैज बीन सेटअप। इसको आगे समझते हैं। यहाँ पे फायर नहीं होगा, फेयर होगा। फेयर प्राइस शॉप आर ऑल्सो नॉन एज राशन कार्ड शॉप। अपने मम्मी पापा को पूछना कि राशन कार्ड शॉप क्या होता है, अगर वो नहीं बताते हैं तो मैं बता देता हूँ। दिस शॉप इंक्लूड फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन। इस शॉप के अंदर आपको फूड ग्रेन, शुगर, केरोसिन मिल जाएंगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर राशन कार्ड की दुकान बनाई गई ताकि गरीब लोगों को खाना, शुगर और केरोसिन जैसी चीजें मिलती रहे। सब्सिडी क्या है मैं उसको समझाता हूँ। द गवर्नमेंट पे द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड द रेट ऑफ आइटम एट फेयर प्राइस शॉप। दिस डिफरेंट अमाउंट इज कॉल्ड सब्सिडी। अब मैं आपको इसको अगर समझाऊं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सपोज गवर्नमेंट एक सिलेंडर 1000 रुपए का खरीद रही है
और वो सिलेंडर गरीबों को 600 रुपए में दे रही है। ये जो 400 रुपए का गैप आया, इसी को बोला जाता है सब्सिडी। वही तो लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट पे द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस एंड द रेट ऑफ आइटम एट फेयर प्राइस शॉप। ओरिजिनल प्राइस और फेयर प्राइस शॉप के बीच का जो डिफरेंस है, इसी प्राइस को बोला जाता है सब्सिडी। तो यहाँ पे आपका सब्सिडी क्या होता है और गवर्नमेंट किस तरीके से सब्सिडी देकर गरीबों की हेल्प करती है, और पीडीएस का क्या रोल है प्राइस को कंट्रोल करने में। पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ पे आ जाओ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंज्यूमर सोसाइटी इन प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर सोसाइटी एक एनजीओ है, ये समाज की सेवा यानी कंज्यूमर की सेवा करती है। अब इसको पढ़ते हैं, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको लिख देना तो आपका आंसर स्ट्रॉन्ग लगेगा। अब ये जो कंज्यूमर सोसाइटी है, हर तालुका में है, डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में है और नेशनल लेवल पे है। ये जो कंज्यूमर सोसाइटी है वो नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिक्स का कोई भी आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा और बिना प्रॉफिट के काम करेंगी, उसी को बोला जा रहा है नॉन कमर्शियल। दे ऑफर कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइड कंज्यूमर अवेयरनेस इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर अवेयर हो सके इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। दे गाइड द राइट ऑफ अ कंज्यूमर एंड ड्यूटीज, कंज्यूमर के राइट्स और ड्यूटी के बारे में हमको इन्फॉर्म करते हैं ये लोग। दे ऑफर सजेशन टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसी रिलेटेड टू कंज्यूमर। अब ये लोग कंज्यूमर के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट होते हैं कि इनको सारी बारीक डिटेल पता होती है। तो जब भी गवर्नमेंट कोई भी कंज्यूमर वाले लॉ बनाती है तो ये लोग कंज्यूमर को सजेशन देते हैं। दे रिव्यू एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजन एंड सजेस्ट नेसेसरी चेंज इन द एक्ट। जो अभी लीगल प्रोविजंस यानी जो अभी लीगल रूल्स हैं उसको चेंज करने के लिए भी ये लोग सजेशन देते हैं, क्योंकि इनको काफी नॉलेज हो जाती है लोगों के साथ काम कर करके कि जो एक्टिव में जो अभी करंट में लॉ है उससे कंज्यूमर को कहीं ना कहीं फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो आप ऐसा करो कि ये सजेशन हमारी मान लो, जो आपका पुराना लॉ है उसके अंदर ये चेंज ले आओ तो कस्टमर को फायदा होने लगेगा। इस तरीके के भी काम करते हैं कंज्यूमर सोसाइटी वाले। दे हेल्प कंज्यूमर इन फाइलिंग कंप्लेंट, इजी है। दे ट्राई टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर, कोई भी इलीगल तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको रोकने का भी काम कंज्यूमर सोसाइटी करती है। तो इतना अच्छा काम ये लोग करते हैं। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ प्राइस राइज ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो लार्ज कंपनी। क्या समझोगे आप? लार्ज कंपनी। तो प्राइस राइज से लार्ज कंपनी के ऊपर क्या असर आता है, अभी आपको उसका जवाब देना है। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी, द परचेसिंग पावर लीड टू रिड्यूस द सेविंग, एज अ रिजल्ट डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दिस क्रिएटेड अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन द मार्केट। आप सोचोगे भैया ने पढ़ दिया, हमको कुछ समझाया नहीं। सपोज करो एक इंसान की 10,000 सैलरी थी और 6,000 में वो घर चला लेता था। अब 4,000 उसके पास सेविंग हो गया, तो इस 4,000 रुपए में से वो 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता था। क्लियर है इतना? ये अच्छा कंडीशन सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे समझो कि 10,000 रुपए ही उसकी इनकम है या सैलरी है। अब उसको घर चलाने के लिए 9,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है जिसकी वजह से अब उसको 9,000 रुपए चाहिए अपना घर चलाने के लिए। तो उसकी सेविंग हो गई 1,000 रुपए। अब वो इन्वेस्ट 300 रुपए करता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, लोगों की सेविंग कम हो जाएगी, जिससे वो कम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वही तो लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ मनी नीचे गिर जाएगी, सेविंग रिड्यूस हो जाएगी, जिससे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं मिलेगा। यही सारी लाइन तो यहाँ पे लिखी हुई है। शॉर्टेज ऑफ मनी डिस्करेज बिजनेसमैन फ्रॉम टेकिंग रिस्क। अब मनी की कमी से बिजनेसमैन रिस्क लेने से डरते हैं। ड्यू टू दिस पीपल इन्वेस्ट इन गोल्ड रियल एस्टेट। इन सारी वजह से लोग कंपनी को छोड़ के गोल्ड और रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अब इससे क्या होता है कि इट रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द कंट्री, इसकी वजह से लोगों को काम भी नहीं मिलता है कंट्री के अंदर। बिजनेसमैन इन्वेस्ट इन लग्जरी गुड टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेसमैन लग्जरी गुड बनाएंगे क्योंकि आपको पता है कि लग्जरी गुड के अंदर प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट के अंदर। तो महंगाई बढ़ने से सेविंग पे असर आता है, पैसे की वैल्यू नीचे गिरती है, उससे इतना बड़ा इफेक्ट आता है। तो महंगाई कितना खतरनाक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए।
ब्लैक मनी इज वन ऑफ द रीजन फॉर द प्राइस राइज। ब्लैक मनी एक कारण है प्राइस राइज का, उसको समझते हैं। द इनकम दैट इज नॉट मेंशन इन द अकाउंटिंग बुक ऑफ गवर्नमेंट एंड टैक्स इज नॉट पे ऑन इट, दिस मनी इज कॉल्ड ब्लैक मनी। ऐसी इनकम जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं पे किया है और सरकार के अकाउंटिंग बुक के अंदर रजिस्टर नहीं करवाया है, ऐसे पैसे को बोला जाता है ब्लैक मनी। आगे बढ़ते हैं तो और चीजें समझ में आएंगी। मैनी पीपल हाइड देयर हाई इनकम बाय नॉट पेइंग टैक्स ऑन इट। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और उसके ऊपर टैक्स नहीं भरते हैं, तो उसी पैसे को हम ब्लैक मनी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग कॉट, पकड़े जाने के डर से दे स्पेंड मनी ऑन लग्जरीज प्रोडक्ट। पकड़े जाने के डर से वो लग्जरी प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा करते हैं, तभी अमीर लोग ज्यादातर लैम्बोर्गिनी बुगाटी लेके घूमते हैं, क्योंकि उनकी इनकम हाई होती है तो टैक्स ना भरना पड़े, जिसकी वजह से वो इतनी महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं। दे इन्वेस्ट इन लैंड एंड रियल स्टेट। वो जो पैसे जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा था, उससे वो लोग लैंड और रियल स्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। दे स्टोर देयर मनी आउटसाइड द कंट्री इन द फॉरेन बैंक। आप सबको पता है कि स्विस बैंक में ही सारा काला धन स्टोर होता है, फॉरेन बैंक में ब्लैक मनी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। दस वी कैन से दैट ब्लैक मनी इज बीइंग सपोर्टिव ऑफ प्राइस राइज। इन सब कारणों की वजह से हम बोल सकते हैं कि ब्लैक मनी की वजह से प्राइस राइज होता है। स्टेट द राइट ऑफ कंज्यूमर एज कन्फर्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हमको क्या क्या कंज्यूमर राइट्स मिले हैं उसके बारे में हमको बताना है। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड रिप्रेजेंटेड, राइट टू सीक रेडरेसल या रीडरेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 6 राइट्स हमको मिलते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। द कंज्यूमर हैज द राइट टू प्रोटेक्टेड इफ द commodity or service is dangerous or harmful to health. Consumer can also the right to enjoy a pollution free environment. अगर किसी भी कंज्यूमर के हेल्थ को हार्म पहुंचता है किसी भी प्रोडक्ट से, तो उसको पूरा राइट है कि वो उस प्रोड्यूसर के ऊपर, उस बिजनेसमैन के ऊपर केस कर सकता है। ये था आपका राइट टू सेफ्टी। राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर मस्ट बी प्रोवाइडेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, प्योरिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्योरिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए। ये उसका एक अधिकार है, एक राइट है। राइट टू चूज, कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू चूज एनी प्रोडक्ट एंड सर्विस एज देयर परचेसिंग पावर एंड प्रेफरेंस। एक इंसान अपनी परचेसिंग पावर और प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। कोई भी इंसान या कोई भी प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन उसको जबरदस्ती कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। Right to be heard or represented. Under this law, consumer can file a complaint in case of unfair trade practices by seller in appropriate forum. कुछ भी कंज्यूमर के साथ बेकार होता है या इलीगल तरीके से उसको कोई भी चीज बेची जाती है, जैसे बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसी आपको उल्लू बना के बेचा जाता है, तो आपके पास पूरा हक है कि आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। तो ये राइट्स आपको मिलता है राइट टू बी हर्ड और रिप्रेजेंटेड से। Right to seek redressal. The consumer have the right to get other product in place of defective or damaged product. हर कस्टमर को ये अधिकार है कि अगर उनका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है या फिर डैमेज है तो उसको बदल के दूसरा प्रोडक्ट मिले। ये आपको राइट मिलता है राइट टू सीक रीड्रेसल से। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर हैव द राइट टू रिसीव एजुकेशन रिगार्डिंग ऑल मैटर कनेक्टेड विद देयर इंटरेस्ट। जो जो चीजें जरूरी है कंज्यूमर को जानना, वो सारी चीजें कंज्यूमर को पता होनी चाहिए, ये उनका एक राइट है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। इस चैप्टर के अंदर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं और इजी तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि हमको एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे भी लाने हैं।